मैं हूं रोहित पटेल और आज की क्लास में हम एक ऐसी संपत्ति के बारे में बात करेंगे जो कि एक से अधिक लोगों की है। इट मीन्स वह एक ऐसी संपत्ति है जिसके स्वामी एक से अधिक लोग हैं। तो फ्रेंड्स, जिस संपत्ति के एक से अधिक स्वामी होते हैं ऐसे स्वामियों को हम को ओनर या सह स्वामी के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हम एक ऐसी संपत्ति के बारे में बात करेंगे जिसके एक से अधिक स्वामी हैं और उसमें से किसी एक स्वामी ने उस संपत्ति में जो उसका कोई हित है या कोई अंश है उसको किसी को अंतरित कर दिया है। तो जिसको वह अंश या हित अंतरित किया गया है उसके क्या अधिकार और क्या दायित्व होंगे, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 44 को देखें तो उसकी हेडिंग में ही लिखा हुआ है एक सह स्वामी द्वारा अंतरण। इट मीन्स एक ऐसा अंतरण जो कि कैसे व्यक्ति द्वारा किया गया है, एक सह स्वामी द्वारा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लेते हैं यह एक संपत्ति है जिसके एक से अधिक स्वामी हैं। इसके 3 स्वामी हैं। जिस संपत्ति के एक से अधिक स्वामी होते हैं ऐसे स्वामियों को हम क्या बोलते हैं, सह स्वामी या को ओनर। तो ऐसे सह स्वामियों में से कोई एक सह स्वामी इस संपत्ति में जो इसके पास कोई अंश है या कोई हित है उसको क्या कर देता है, यह अंतरित कर देता है। मान लेते हैं यह डी को अंतरित करता है। तो जो इस संपत्ति में अपने अंश या हित को अंतरित कर रहा है तो ऐसे स्वामी को हम क्या बोलेंगे, अंतरक। और जिसको यह अंतरित किया गया है इसको क्या बोलेंगे हम, अंतरिती। ट्रांसफरी। तो यह किसी संपत्ति का अंतरण कैसे कर सकता है? हो सकता है यह इस संपत्ति को पट्टे पर दे रहा हो सकता है यह इस संपत्ति को बंधक में रख रहा हो, या हो सकता है इस संपत्ति को यह विक्रय कर दे या किसी को दान कर सकता है। तो ऐसे इस प्रकार से जब ये इस संपत्ति में अपने अंश को अंतरित करता है तो जिसको यह संपत्ति अंतरित की गई है उसके क्या अधिकार और क्या दायित्व होंगे वह हम इस धारा में डिटेल में जानने वाले हैं। तो अगर हम धारा को आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है जहां की स्थावर संपत्ति के 2 या अधिक सह स्वामियों में से एक, मान लेते हैं यह एक स्थावर संपत्ति है जिसके 2 या अधिक सह स्वामी हैं। एक ए हो गया, बी हो गया, सी, 2 से अधिक। और इन सह स्वामियों में से कोई एक सह स्वामी इस संपत्ति को क्या कर देता है, अंतरित कर देता है। तो अगर हम आगे देखें तो लिखा हुआ है जो ऐसा करने के लिए वैध रूप से सक्षम है। जो कि कैसा है, वैध रूप से सक्षम है। तो कोई व्यक्ति संपत्ति को अंतरित करने के लिए वैध कब होता है और कौन होता है? तो अगर इसके बारे में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 को देखते हैं तो सेक्शन बोलती है कि ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। तो
तो संविदा करने के लिए सक्षम कौन व्यक्ति होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्वस्थ दिमाग का हो, वयस्क हो, इट मीन्स उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, वह 18 वर्ष से कम का ना हो, वह किसी कानून के द्वारा आयु घोषित ना किया गया हो। तो यह कैसे हो सकता है? हो सकता है वह दिवालिया घोषित हो गया हो। जब कोई व्यक्ति न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो वह किसी संपत्ति को अंतरित नहीं कर सकता। अगर वह किसी से संविदा करता है तो वह संविदा कैसी होती है? शून्य होती है। और दूसरा यह है कि यह जो है इस संपत्ति को अंतरित करने के लिए हकदार हो, मतलब इस संपत्ति में इसका हक होना चाहिए, तब यह इस संपत्ति में उस हक को अंतरित कर सकता है। हकदार व्यक्ति। अब तीसरा यह है कि अगर इस संपत्ति में इसका कोई हक नहीं है तो यह किसी व्यक्ति द्वारा इस संपत्ति को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। जैसे अगर हमारे आप पिछले वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे तो हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में समझाया है कि एक प्राधिकृत व्यक्ति कौन होता है। मान लेते हैं कि यह एक संपत्ति है जो कि किसकी है? एक ही है। और इस संपत्ति के बारे में हर प्रकार के ट्रांजैक्शन करने के लिए किसको नियुक्त करता है? किसको प्राधिकृत करता है? बी को। तो यह जो बी है इस संपत्ति को अंतरित कर सकता हो, एक प्राधिकृत व्यक्ति होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी जो है सहस्वामी है जो कि अपने अंश या हित को अंतरित कर रहा है, वह कैसा होना चाहिए? एक वैध रूप से सक्षम व्यक्ति होना चाहिए। और आगे लिखा है ऐसी संपत्ति में का अपना अंश या कोई हित अंतरित करता है। इट मीन्स इस संपत्ति में इसका कोई हित है या कोई अंश है जिसको यह क्या करता है? अंतरित कर देता है। मान लेते हैं डी को यह अंतरित कर दिया, तो जो अंतरित करता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंतरक। तो यहाँ पर अंतरक कौन है? यह एक सहस्वामी, और जिसको संपत्ति अंतरित की गई है उसको क्या बोलते हैं? अंतरिती या ट्रांसफरी। तो फ्रेंड्स, अगर हम धारा को आगे पढ़ते हैं तो इस अंतरिती के क्या अधिकार और क्या दायित्व होंगे इसके बारे में हम देखेंगे। तो धारा में आगे लिखा हुआ है वहाँ अंतरिती ऐसे अंश या हित के बारे में, और वहाँ तक मतलब जिस अंश या हित को इसको अंतरित किया गया है इस पर इसका अधिकार तो होगा ही, और आगे बोला गया है कि वहाँ तक जहाँ तक उस अंतरण को प्रभावशील करने के लिए आवश्यक हो। मतलब जिस अंश या हित को अंतरित किया गया है उस अंश या हित का जिस तरीके से उपयोग किया जा सके। मतलब अगर मान लेते हैं यह एक लैंड है, यह एक लैंड है, और इसने किसी लैंड को, किसी एग्रीकल्चर लैंड को अंतरित किया है, तो इस अंतरण को हम प्रभावशील कैसे कर सकते हैं? इसमें क्रॉप्स लगा के, जैसे गेहूं लगा सकते हैं, चावल लगा सकते हैं। तो इस अंतरण को प्रभावशील करने के लिए जो भी आवश्यक कार्य हैं वह सारे कार्य जो है अंतरिती कर सकता है। अगर हम
आगे देखें तो लिखा हुआ है जहाँ तक उस अंतरण को प्रभावशील करने के लिए आवश्यक हो संपत्ति पर संयुक्त कब्जा रखने का। तो जिसने इस संपत्ति में अपने अंश या हित को अंतरित किया था तो वह इस संपत्ति पर कैसा कब्जा रखा हुआ था? संयुक्त कब्जा। तो वह अधिकार भी इसको मिल जाता है, संयुक्त कब्जा रखने का अधिकार। और या संपत्ति का अन्य समान या भागिक उपभोग करने का, मतलब यह क्या कर सकता है? जो इसके इस संपत्ति के जो सह स्वामी हैं इनके साथ यह क्या कर सकता है? संपत्ति का उपयोग कर सकता है। आगे लिखा हुआ है और उस संपत्ति का विभाजन कराने का अंतरक का अधिकार अर्जित करता है। तो जैसा हम संपत्ति विभाजन अधिनियम 1893 को देखें तो धारा 4 में यह लिखा हुआ है कि अगर किसी संपत्ति के एक से अधिक स्वामी हैं जिसको हम सह स्वामी बोलते हैं, तो ऐसे सह स्वामी को यह अधिकार होता है कि वह संपत्ति का क्या करवा सकता है? विभाजन करवा सकता है, विभाजन करवा सकता है। तो यह जो विभाजन करवाने का जो अधिकार है वह भी किसके पास आ जाता है? अंतर्ती के पास। तो विभाजन कराने का अधिकार। और अगर हम धारा को आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है जो ऐसे अंतरित अंश या हित पर अंतरण की तारीख को प्रभाव डालने वाली शर्तों और दायित्वों के अधीन है। इसका मतलब यह है कि जिस तारीख को इस सह स्वामी ने इस संपत्ति में अपने किसी अंश या हित को अंतरित किया था, अगर वह एक ऐसा अंश या हित है जो कि शर्तों या दायित्वों के अधीन है, तो ऐसी शर्तों या दायित्वों के अधीन कौन हो जाएगा? अंतर्ती हो जाएगा। जैसे अगर इस संपत्ति में भू राजस्व का भुगतान करना हो तो वह भी अंतर्ती करेगा आगे, या नगर निगम का कोई टैक्स देना हो तो वह अधिकार भी इसके पास, वह दायित्व भी इसके पास होगा। तो धारा के इस पैराग्राफ को अगर हम देखें तो इसमें यह सामने बात निकल के आती है कि जो अधिकार अंतरक के थे वह अधिकार किसके पास आ जाएंगे? अंतर्ती के पास आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो अंतर्ती है वह किसकी जगह ले लेगा? अंतरक की जगह ले लेगा। तो अगर हम इसके सेकंड पैराग्राफ को देखें तो सेकंड पैराग्राफ बोलता है जहां की किसी अविभक्त कुटुंब के निवास गृह के किसी अंश का अंतर्ती उस कुटुंब का सदस्य नहीं है। मान लेते हैं यह एक गृह निवास है, गृह निवास है। गृह निवास क्या होता है? गृह निवास जिसमें व्यक्ति रहते हैं। तो अगर यह गृह निवास जो है एक ऐसे सदस्यों का है जो कि अविभक्त कुटुंब के सदस्यों का है। अविभक्त कुटुंब के सदस्य कौन होते हैं? जैसे अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, जैसे पापा हो गए, चाचा हो गए, एक जॉइंट फैमिली रहती है जिसमें जो सदस्य होते हैं वो एक साथ रहते हैं। तो अगर यह जो संपत्ति है ऐसे सदस्यों की है, मतलब इस संपत्ति के जो स्वामी हैं ऐसे सदस्य हैं, मान लेते हैं ये हो गया
बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और यह इस संपत्ति पर रह रहे हैं, संपत्ति के यह मालिक हैं। अगर ऐसे सदस्यों में से किसी एक सदस्य ने इस संपत्ति में जो इसका अंश है या कोई हित है इसको अंतरित किया है, किसको किया है? ई को किया है। तो इस अंतरिति के, यह जो अंतरिति है वह क्या है? इस गृह निवास का सदस्य नहीं है, यह सदस्य नहीं है। तो क्या वह इस मकान में संयुक्त कब्जा रख सकता है? नहीं रख सकता। क्या इस संपत्ति पर संयुक्त उपयोग कर सकता है? इट मीन्स रह सकता है? नहीं रह सकता। तो इस अधिकार को, इसको उपयोग करने के लिए इसको पहले क्या करवाना पड़ेगा? इस संपत्ति का विभाजन करवाना होगा। तो बात यह आती है कैसे एक आवासीय मकान को हम गृह निवास बोलेंगे। तो इस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक 1974 का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, दुर्गा पाड़ा पाई वर्सेस देवीदास मुखर्जी 1974, जिस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बोला है कि एक ऐसे आवासीय मकान जिसका लगातार उपयोग न किया जा रहा हो, यह कैसे हो सकता है? लगातार उपयोग का क्या मतलब है कि मान लेते हैं यह एक आवासीय मकान है जिनके सदस्यों द्वारा इस मकान को छोड़ दिया गया है और वह मान लेते हैं अलग अलग स्थानों में रह रहे हैं। मान लेते हैं इसके 4 सहस्वामी हैं, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई कलकत्ता में रह रहा है, कोई हो सकता है मुंबई में हो, कोई हो सकता है मध्य प्रदेश में हो। तो जब इस आवासीय मकान को जब यह छोड़कर अलग अलग स्थानों में रह रहे हैं और इस मकान का यह एक विशिष्ट कारण से उपयोग में लाते हैं। विशिष्ट कारण से उपयोग मतलब यह काली पूजा के रूप में इसको उपयोग में ला रहे हो, कभी कभी आके इस मकान में रह रहे हो। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बोला है कि ऐसे मकान को हम गृह निवास नहीं बोलेंगे और यह जो धारा है ऐसे निवास पर लागू नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगर हम इस धारा के निष्कर्ष पर जाएं तो यह धारा एक चीज़ बोलती है कि अगर मान लेते हैं यह एक संपत्ति है जिसके एक से अधिक सहस्वामी हैं और उस सहस्वामियों में से किसी ने अपने अंश या किसी हित को अंतरित किया है एक अजनबी व्यक्ति को, मान लेते हैं यह एक अजनबी व्यक्ति है, तो इसको क्या अधिकार और क्या दायित्व होंगे यह धारा हमें बताती है, जिसके बारे में हमने डिटेल में जाना कि अगर वह एक ऐसी संपत्ति है जो कि परिवार के कुटुंब के सदस्यों की नहीं है, मतलब जो अविभक्त कुटुंब के सदस्य हैं उनकी नहीं है, और एक ऐसी स्थिति भी हमने देखी कि यह जो है अविभक्त कुटुंब के सदस्यों का है, तो उस स्थिति में अंतरिति के क्या अधिकार होंगे
इसके बारे में आज की क्लास में हमने डिटेल में जाना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह सेक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो लेक्चर्स को और संपत्ति में जो उसके अधिकार और जो दायित्व हैं वह उसको अच्छे तरीके से जाने। और बेल आइकॉन पर पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे आगे के जो वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसके जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा के बारे में जो चल रहे हैं वह हम मतलब कंटिन्यू जान पाएँ उसको। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन पर बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।